नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक दो वीडियो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट से संबंधित निकाले थे और उसमें मैंने एक वीडियो में ऑफिसर के स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का एग्जांपल भी दिया था। उन वीडियो को देखने के बाद मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए और वो बार-बार मेरे से ये पूछते रहे कि क्या मैं स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। तो उन कमेंट को देखा, इंडिविजुअल कमेंट्स के रिप्लाई भी दिए, लेकिन कई बार मेरे पास और कई कमेंट्स आने शुरू हुए, जिसमें कि खास तौर पे अवार्ड स्टाफ और क्लरिकल स्टाफ के जो लोग थे, वो कहने लगे कि हमारे लिए स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का क्या प्रोविजन है। सबसे पहले तो एक बेसिक सवाल उन्होंने किया कि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट क्या होता है। दूसरा बेसिक सवाल था कि नोशनल इंक्रीमेंट क्या होता है। तो मैं आज इन दोनों मूल सवालों का जवाब देते हुए 10th बाइपर्टाइट के जो प्रोविजन है स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट से संबंधित, उसके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बता दूं कि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट क्या होता है। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट एक एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूं कि 10th बाइपर्टाइट में जैसे कि सबॉर्डिनेट और क्लरिकल स्टाफ का पे स्केल है, उसमें 20 साल में वो मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। और जब आदमी मैक्सिमम पे पहुंच जाता है तो उसके बाद उसका स्केल वहीं स्टैग्नेट हो जाता है और फिर उसके स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की फ्रीक्वेंसी शुरू होती है। 10th बाइपर्टाइट से पहले तो जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट थी, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 साल की थी। हर 3 साल बाद इंक्रीमेंट दिए जाते थे, जो कि 9th बाइपर्टाइट तक 7 इंक्रीमेंट थे। 10th बाइपर्टाइट में 8 इंक्रीमेंट हो गए, 11th बाइपर्टाइट में 9 इंक्रीमेंट हो गए और फिर 12th बाइपर्टाइट में 10 इंक्रीमेंट हो गए। इस तरह से ये इंक्रीमेंट क्लरिकल स्टाफ और सबॉर्डिनेट स्टाफ के हर बाइपर्टाइट में एक एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलता रहा। अब जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, यदि 10 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का प्रोविजन तो है, लेकिन उन 10 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट तक पहुंचने के लिए कैसे सर्विस होगी। जैसे कि 20 साल के सर्विस के बाद वो स्टैग्नेशन पे पहुंच गया, तो 20 के बाद 23 साल में पहली स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेगी। 20 साल की सर्विस के बाद उसको दूसरी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेगी। 29 साल की सर्विस के बाद उसको तीसरी मिलेगी। 32 साल की सर्विस के बाद चौथी मिलेगी और 35 साल की सर्विस के बाद पांचवी मिलेगी। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि क्लरिकल स्टाफ में 9th बाइपर्टाइट तक 5 इंक्रीमेंट की जो फ्रीक्वेंसी थी, उसको 3 साल का रखा गया 10th बाइपर्टाइट में। और उसके बाद जो छठी, सातवीं और आठवीं जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, उनकी फ्रीक्वेंसी को अब 2 साल का रख दिया। मैं इसमें आपको स्केल के साथ भी एग्जांपल देकर के बाइपर्टाइट के बेसिस पे अलग से एक्सप्लेन भी करूंगा। दूसरा प्रश्न आता है कि नोशनल इंक्रीमेंट क्या होगा, या नोशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट क्या होगा। उसमें जैसे कि मैंने बताया कि हर बाइपर्टाइट में एक एडिशनल स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का डिमांड करते गए एसोसिएशन और यूनियन, और उस एक इंक्रीमेंट का एग्रीमेंट होता गया। तो हर बाइपर्टाइट में 9th बाइपर्टाइट में भी एक इंक्रीमेंट, 10th बाइपर्टाइट में और एडिशनल इंक्रीमेंट, 11th बाइपर्टाइट में एक इंक्रीमेंट और 12th बाइपर्टाइट में एक इंक्रीमेंट और। लेकिन जब कभी भी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का एग्रीमेंट होता था बाइपर्टाइट में, तो उसमें एक राइडर रखा जाता था। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का जो बेनिफिट पास ऑन होगा, वो इस डेट में एग्रीमेंट साइन हुआ है उसी डेट से लागू होगा। तो मॉनेटरी बेनिफिट उस डेट से मिलेंगे, लेकिन पेंशन के पर्पज के लिए जो पे की फिक्सेशन होनी है उसको, या स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की जो फिक्सेशन होनी है, या जो फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से 3 साल से 2 साल फ्रीक्वेंसी कर दी, उसके बाद जो रिवाइज फ्रीक्वेंसी के बाद रिफिक्स होनी है बेसिक, तो वो
एक नोशनल बेसिस पे, नोशनल मीन्स केवल कैलकुलेशन के पर्पस के लिए उसको किया जाता था। उसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट डायरेक्ट नहीं देना था, केवल कैलकुलेशन के पर्पस के लिए उसको शामिल किया जाता था और उस कैलकुलेशन को नोशनल बेसिस पे इंक्रीमेंट कहा जाता है। अभी मैं आगे जाकर के उसको फिर से बाइपेटाइट के जो क्लॉजेज हैं उसके हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा। ये दोनों बातों पर मैंने चर्चा की। इसको अब मैं 10th बाइपेटाइट के जो एग्रीमेंट हुआ था और जो ऑफिसर्स का ज्वाइंट नोट साइन हुआ था, उन दोनों पर भी चर्चा करूंगा। आइए 10th बाइपेटाइट में क्या प्रोविजन था स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का, उस पर पहले चर्चा करें। दोस्तों, ये 10th बाइपेटाइट के स्केल हैं जिनको कि 1 नवंबर 2012 से लागू किया गया था और ये स्केल इस प्रकार थे। 11,765 से शुरू होता था, जिसमें कि 355 रुपये के 3 इंक्रीमेंट थे। फिर 13,730 पहुंचने के बाद 815 के 3 इंक्रीमेंट थे और 16,175 पहुंचने के बाद 980 के 4 इंक्रीमेंट और 20,095 से पहुंचने पर 1145 के 7 इंक्रीमेंट, 28,110 पर पहुंचने के बाद ये 2120 का 1 इंक्रीमेंट और 30,230 पर पहुंचने पर 1310 का 1 इंक्रीमेंट। ये कुल मिलाकर के स्केल के फाइनल में 31,540 तक पहुंच जाता था, जो कि ये 20 साल में पहुंचता है। 20 साल की काउंटिंग ये है, 3, 3, 6, 4, 10, 7, 17, 18 और 19 इंक्रीमेंट लगने के बाद ये 20वें साल में पहुंच जाएंगे मैक्सिमम पे। अब ये जो मैक्सिमम पे 31,540 पर पहुंचने के बाद जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के प्रोविजन है उसके शुरू हो जाएंगे और वो शुरू में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पहली जो 5 इंक्रीमेंट है, पहली जो 4 इंक्रीमेंट हैं, उनको अब 3 साल की फ्रीक्वेंसी में रखा गया और उससे आगे की इंक्रीमेंट 2 साल की फ्रीक्वेंसी में होंगी क्लरिकल स्टाफ के साथ। जहाँ तक सबॉर्डिनेट स्टाफ की बात है, वहाँ पर 9,560 का स्केल था और 325 की 4 इंक्रीमेंट थी। फिर उसके बाद 410 की 5 इंक्रीमेंट और फिर 490 की 4 इंक्रीमेंट, फिर 570 की 3 इंक्रीमेंट और फिर 655 की 3 इंक्रीमेंट, कुल मिलाकर के 18,545 पे मैक्सिमम पे पहुंच जाता था सबॉर्डिनेट स्टाफ 20 साल में। ये भी वही 5 और 4 9 और 4 13 और 16 और 3 19 इंक्रीमेंट लगने के बाद 20वें साल में आदमी मैक्सिमम पे पहुंच जाता था। इसी ढंग से ये फिटमेंट स्केल वाइज, स्केल टू स्केल होती रही। अब इसी के आगे ये 5th क्लॉज है उस एग्रीमेंट की, 10th बाइपेटाइट की, जिसको की जरा ध्यान से देखना होता है और इसी गलती की वजह से इसमें जो थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी है उसकी वजह से ही काफ़ी क्लरिकल स्टाफ और सबॉर्डिनेट स्टाफ को आज भी पूरी पेंशन नहीं मिल रही, क्योंकि उनकी जो बेसिक पे है उनको सही ढंग से फिक्स नहीं किया गया है या रिफिक्स नहीं किया गया है। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को काउंट करके या स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को नोशनल बेसिस पे कैलकुलेट करके नहीं रिफिक्स किया गया और उसकी वजह से उनको कम पेंशन मिल रही है। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि जिन लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाया वो अपना फ़ायदा अभी भी इसका उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्लैरिफिकेशन थी वो काफ़ी देर बाद आई। ये 1 नवंबर 2012 से एग्रीमेंट लागू हुआ था, लेकिन इसके जो क्लैरिफिकेशन आई हैं वो 2021 जनवरी में आई हैं आईबी की तरफ से। तो उस क्लैरिफिकेशन की वजह से रीएडजस्टमेंट, रीफिक्सेशन होनी थी, लेकिन जो लोग 1 नवंबर 2012 से लेकर के और एग्रीमेंट की डेट की साइन होने 9 मई 2015 तक रिटायर हुए हैं, उन लोगों को आज भी पूरी पेंशन नहीं मिल पा रही, क्योंकि उनकी
बेसिक पे रिफिक्स नहीं की गई, या कुछ केसेस में जिन्होंने डिमांड किया होगा उन केस में हो गई, अदरवाइज तो अभी भी लोगों की स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिला। इसमें जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का जो प्रोविजन है, इसमें ये पहले में लिखा है कि इन द पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ क्लॉज 5 ऑफ बाइपर्टाइट सेटलमेंट डेटेड 27 अप्रैल 2010, ये 9th बाइपर्टाइट का जो डेट थी वो 27 अप्रैल 2010 थी। तो उसके बेसिस पे जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का प्रोविजन था उसमें 3 साल की फ्रिक्वेंसी रखी गई थी। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया था। बोथ क्लरिकल एंड सबऑर्डिनेट स्टाफ इंक्लूडिंग परमानेंट पार्ट टाइम एम्प्लॉइज ऑन स्किल basis shall be eligible for 8 stagnation increment with effect from 1st November 2012 at the rate and frequency as stated here under। इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी इसको चेंज कर दिया गया है, और वो जो रेट भी है वो भी बता रहे हैं। ये पैराग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पैराग्राफ को आप नोट कर लें। इस वीडियो को जो है वो यहाँ पर पॉज करके इसको ध्यान से देखें, तो उसके बाद आपको इस क्लॉज का फ़ायदा पता लग जाएगा। क्लरिकल एंड सबऑर्डिनेट स्टाफ इंक्लूडिंग परमानेंट पार्ट टाइम एम्प्लॉइज on scale basis on reaching the maximum in their respective scale of pay shall draw 8 stagnation increment at the rate of rupees 1310 and rupees 655 pro rata in respect of the permanent part-time employees, each due under this settlement and at frequency of 3 years and 2 years। ये frequency काफ़ी important है respectively from the date of reaching maximum of their scale at aforesaid, except that in case of clerical staff 6th, 7th and 8th stagnation increment will be released 2 years after receipt of 5th, 6th and 7th stagnation increment respectively। इसमें provided that an employee who has completed 2 years or more after receiving 5th stagnation increment as on 1st November 2012 shall receive 6th stagnation increment as on 1st November 2012। अब ये है कि यदि किसी को 1 नवंबर 2010 से पहले यदि 4 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिल चुकी हैं, तो जो 5th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है वो उसकी 1 नवंबर 2012 में ड्यू होगी, और वो जो ये 5वीं स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलने के बाद उसको 2 साल हो चुके हैं, तो वो 6ठी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के लिए 1 नवंबर 2012 को ड्यू हो जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस चीज़ को नोट करके ही आपको एक बार अपने पेंशन पेइंग ब्रांच और पेंशन ऑफिस में टेकअप करना पड़ेगा, क्या इस ढंग से रिफिक्स की गई है आपकी सैलरी और पेंशन। अगर नहीं की गई तो आपको इसके लिए क्लेम करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए क्लरिकल subordinate staff including permanent part-time employee on scale basis already in receipt of 7 stagnation increment shall be eligible for 8th stagnation increment on 1st May 2015 or 2 years after receiving the 7 stagnation increment whichever is later। अब ये दूसरी क्लॉज इन्होंने इसमें शामिल की है कि यदि किसी भी एम्प्लॉय को 7 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिल चुकी हैं, तो उसको 8वीं स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट 2 साल के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी, या 1 मई 2015 को, जिस दिन, क्योंकि मई में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था तो मई से उन्होंने उसका बेनिफिट पास ऑन कर दिया। यदि किसी भी व्यक्ति के 2013 अप्रैल में उसको
लास्ट 7th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिला होगा तो उसको 1 मई 2015 से 8th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगर किसी को पहली मई 2012 में भी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट 7th स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिला होगा तो वो व्यक्ति पहली मई 2014 तक उस इंक्रीमेंट के लिए ड्यू हो जाता है, लेकिन उसको मिलेगा 1 मई 2015 से ही। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये क्लैरिटी नहीं थी कि 1 नवंबर 2012 से लेकर के 1 मई 2015 तक जो लोग रिटायर हुए हैं क्या उनकी रिफिक्स होगी या नहीं। क्लैरिटी ना होने की वजह से इसमें उनके पेंशन रिफिक्स नहीं की गई और कुछ बैंकों ने करी भी, किसी ने नहीं करी। ज़्यादातर बैंकों ने इस पीरियड में 1 नवंबर 2012 से लेकर के और 1 मई 2015 तक उनके स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं किया और फिक्स नहीं किया, जिसकी वजह से उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। इसके लिए मैं बार बार एम्फेसिस दे रहा हूँ कि लोग अपने पेंशन पेइंग डिपार्टमेंट से क्लेम करें इस इंक्रीमेंट के लिए। इसको नोशनल बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा पेंशनर्स के लिए और उसका जो बेनिफिट है एक्चुअल बेनिफिट 1 मई 2015 से ही मिलेगा। तो जो ये कैलकुलेशन है इस पीरियड की इन 1 नवंबर 2012 से लेकर के 1 मई 2015 के बीच में उस कैलकुलेशन के पर्पस के लिए उस स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को नोशनल बेसिस पे स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट कहते हैं। तो उम्मीद है कि इस क्लैरिफिकेशन के बाद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट क्या होता है और नोशनल इंक्रीमेंट क्या होता है। अब मैं इसमें ऑफिसर्स के जो एग्रीमेंट है उस पर चर्चा करना चाहूँगा कि ये चार्ट के तौर पर दिया गया है कि 1 नवंबर 2012 से जब 10th बाइपर्टाइट एग्रीमेंट लागू हुआ तो उस टाइम 9th बाइपर्टाइट के स्केल क्या थे और 10th के स्केल क्या थे ये दिए हुए हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो स्केल 1 ऑफिसर है वो भी मैक्सिमम पे 20 साल में पहुंचता है और उसका एक मेजर रीजन है कि उस जो पे फिक्सेशन है वो क्लरिकल के पे फिक्सेशन के साथ लिंक कर रखी है कि जो क्लरिकल का जो स्केल है उससे एक इंक्रीमेंट और अधिक ऑफिसर को मिले ताकि वो ये डिफरेंस ना क्रिएट कर पाए कि वो क्लरिकल में रहता तो ज़्यादा बेहतर था बजाय कि ऑफिसर बनने की। तो इसकी वजह से ये स्केल में फ़र्क क्या हुआ जिसमें कि ये स्केल मैक्सिमम पे जो ऑफिसर 10th बाइपर्टाइट में 20 इंक्रीमेंट के बाद 45,950 पे मैक्सिमम पे पहुंच जाता था। अब उसको जब 20 साल के सर्विस के बाद जब वो मैक्सिमम पे पहुंच जाता था तो उसके बाद उसको हर तीसरे साल एक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेगी, 3 साल बाद दूसरी और हर 3 साल बाद तीसरी, फिर चौथी। इसमें फिर स्केल 2 बनने पर 4 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट हैं 10th बाइपर्टाइट में और ये चौथी जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट है इसकी फ्रिक्वेंसी 2 साल की हो जाएगी। और ये इस तरह से जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का जो एक्चुअल प्रोविजन है बाइपर्टाइट में मैं उस पर भी चर्चा करना चाहूँगा। फिटमेंट का चार्ट में ज़्यादा डिस्कस करने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि उसमें फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब मैं ये चर्चा करूँगा स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट जो ऑफिसर्स के लिए लागू होता है 10th बाइपर्टाइट में। ऑफिसर इन जेम ग्रेड scale 1 who have moved to scale of pay for MMG scale 2 in terms of the regulation 5B after reaching maximum higher scale shall be eligible for 4 stagnation increment for every 3 completed years of service which first two shall be 1,310 and each and next two 1,460 each. Officer
in MMG scale 2 who have moved to scale of pay for MMG scale 3 in terms of the regulation 5B after reaching maximum of higher scale shall be eligible for 3 stagnation increment of 1460 each for every 3 completed years of service and a fourth stagnation increment of rupees 1460 2 years after receipt of third stagnation. यहाँ पर ये जो फ्रिक्वेंसी है स्केल 2 ऑफिसर की भी 2 साल कर दी गई है और इसमें जो इस फ्रिक्वेंसी को 2 साल करने से जो स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट पहले 3 साल में मिलता था अब वो फोर्थ स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट 2 साल के बाद ही मिलना शुरू हो जाएगा। Provided that officers who have completed 2 years or more after receipt of third stagnation increment will get fourth stagnation increment with effect from 1st May 2015। इसमें 1 मई 2015 से ही दिया जाएगा, लेकिन यदि इस दौरान जो पहली नवंबर 2012 से लेकर के 1/5/2015 के बीच में रिटायर हुए हैं उनको नोशनल बेसिस पे ये स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट फिक्स होगी और उसका बेनिफिट पास ऑन किया जाएगा। ये क्लॉज जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे जो काफ़ी पेंशनर्स को जो क्योंकि वो रिटायर हो गए थे 2015 से पहले और ये सर्कुलर बाद में आए जब आदमी रिटायर हो जाता तो सर्कुलर के टच में भी नहीं रहता और उसके लिए भी क्लैरिफिकेशन 2021 में आई है तो उसकी वजह से उसको नेशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा तो उसके लिए वो क्लेम करना चाहिए अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। ऑफिसर्स इन सब्सटेंसिव MMG स्केल 3 those who are recruited in or promoted to MMGS scale 3 shall be eligible for 4 stagnation increment of rupees 1460 each for every 3 completed years of service and a fifth stagnation increment of rupees 1460 2 years after receipt of fourth stagnation increment, provided that the officer who have completed 2 years after receipt of fourth stagnation increment will get the fifth stagnation increment with effect from 1/5/2015। इसमें भी वही होता है लागू कि जिन लोगों ने पहले 4 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिल चुके हैं उनको 5वां स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट 2 साल बाद मिलेगा। यदि किसी ऑफिसर को 2010 में 4 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिल चुके हैं और उसको 2012 में 1 नवंबर 2012 के बाद 5वीं स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलनी है तो वो केवल मॉनेटरी बेनिफिट के लिए 1/5/2015 से ही मिलेगी, लेकिन उसकी जो पेंशन के पर्पज के लिए रिफिक्स होना है वो उसी डेट पे रिफिक्स हो जाएगा जिस डेट में उसका ड्यू होता था। और जो इस दौरान में जो भी ऑफिसर रिटायर हुए या जो भी ऑफिसर रिटायर हुए उन केसेस में वो नेशनल बेसिस पे इंटाइटल हैं स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट। ऑफिसर इन स्केल 4 shall be eligible for 1 stagnation increment of rupees 1650 3 years after reaching the maximum of the scale with effect from 1st May 2015। तो ये स्केल 4 के केस में 3 इयर्स की फ्रिक्वेंसी है जो एडिशनल इंक्रीमेंट मिलना है, लेकिन इस दौरान भी यदि जो लोग रिटायर हुए हैं उनको इसका बेनिफिट पास ऑन होगा। अगर वो यदि 2010 में कोई भी व्यक्ति अप्रैल 2010 में मैक्सिमम पर पहुंचा हुआ था तो उसका अप्रैल 2013 में वो एलिजिबल हो जाता है इस स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के लिए। तो अप्रैल 2013 में उसकी रिफिक्स हो जाएगी ये स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट नेशनल बेसिस पे और मई 2015 से उसका बेनिफिट उसको पास ऑन हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था कि क्या स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का प्रोविजन था 10th बाइपर्टाइट में
और कैसे उसको नोशनल बेसिस पे रिफिक्स करा जाना चाहिए था पेंशनर्स की पेंशन में बेनिफिट देने के लिए। जो लोग 1 नवंबर 2012 से 1 मई 2015 के बीच में रिटायर हुए हैं, उन लोगों को इसका मॉनेटरी बेनिफिट तो 1 मई 2015 से ही मिलेगा, लेकिन उनकी बेसिक पे बाइपर्टाइट के स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के हिसाब से फिक्स हो जाएगी नोशनल बेसिस पे, और उस फिक्स करने से उसका स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का फ़ायदा दे करके उनकी पेंशन भी प्रीफिक्स होनी चाहिए। अगर आपकी किसी की ये पेंशन प्रीफिक्स नहीं हुई, तो आप अपने पूरे रिकॉर्ड देख करके अपने फिक्सेशन शीट को देख करके फिक्सेशन शीट को देख करके उन सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके अपने पीपीजी डिपार्टमेंट से टेकअप कर सकते हैं। दोस्तों, ये मामला काफ़ी पुराना भी हो गया, लेकिन ये इस मामले में जो क्लैरिफिकेशन आईबी के द्वारा दी गई थी वो 2021 में दी गई, इसलिए काफ़ी लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो आप अपने इस केस को ज़रा अपने फिक्सेशन शीट को देख करके और अपने पीपीओ को देख करके इसमें जानने की कोशिश करिए कि क्या आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसमें कि ये स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलना है। अगर मिलना है तो उसको अपने डिपार्टमेंट से क्लेम अवश्य करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।